Hi everyone, hope you all are doing well. So, with the belief of this wellness, let's start Unit 3rd of Class 12, that is Effects of Currents and Magnetism. और इसका फर्स्ट चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जिसकी हम लोग शुरुआत मैग्नेटिज्म से करते हैं। मीन्स पहले हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिज्म है क्या और कैसे ये जब चार्ज कोई मोशन में होता है उसके द्वारा ये मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। ओके सो इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं अपने एक छोटे से गेम से, जिसमें हम लोग एक मैग्नेट को लेकर के कुछ आल्पिन्स को जो कि आयरन के बने होते थे उसे अट्रैक्ट करते थे या फिर मैग्नेट से हैंग कर देते थे। और अगर हमारे पास दो मैग्नेट रहता था तो उस दो मैग्नेट को हम लोग एक जगह लाते थे तो वहां पर अट्रैक्शन होता था, और कभी उस साइड को चेंज कर देते थे तो वहां पे रिपल्सन हो जाता था। बस इसी के कॉन्सेप्ट को समझ करके हम लोग इस मैग्नेटिज्म को समझ सकते हैं। ये जो मैग्नेट है ये जब भी इस पिन को या मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है, इस फेनोमेनन को, इसी प्रोसेस को हम लोग मैग्नेटिज्म बोलते हैं। ओके, और ये हम लोग मालूम है कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे अगर दो मैग्नेट को रखेंगे तो हमें ये अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं मिलता था, और जैसे जैसे डिस्टेंस कम करते थे ये अट्रैक्शन या रिपल्सन हमें वाइब्रेशन के रूप में दिखता था, और जो सबसे कम डिस्टेंस होता था वहां से वो मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर देता था या रिपेल कर देता था। सो वो पर्टिकुलर एरिया फील्ड जहां पर ये मैग्नेट जो फोर्स लगा रहा है दूसरे मैग्नेट या पिन पे, उस फील्ड को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट जो उस पे लगा रहा है अट्रैक्ट या रिपेल करने के लिए, वो मैग्नेटिक फोर्स हो गया। मैग्नेटिक फील्ड जहां तक वो फोर्स इफेक्टिव है उसे मैग्नेटिक फील्ड बोल दिए, और इस फेनोमेनन को हम लोग मैग्नेटिज्म बोलते हैं। ये मैग्नेटिज्म कितना यूजफुल है आप इस एप्लीकेशन से समझ सकते हैं। इसका यूज हम लोग मोटर में, स्पीकर में, एमआरआई में, ट्रांसफार्मर में करते हैं। नॉट ओनली दिस, मीन्स ऐसा नहीं है कि इसका एप्लीकेशन यहीं तक लिमिटेड है। देयर आर लॉट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड देयर आर लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम बात करें 1820 के पहले की, तो 1820 से पहले ये माना जाता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अलग अलग फेनोमेनन है। लेकिन डेनिस फिजिसिस्ट ओरेस्टेड ने ये बताया कि नहीं, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया जहां पर उन्होंने करंट फ्लो करवाया इस वायर में, और इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ दिख रहा है इस वायर के ठीक नीचे एक कंपास उन्होंने रखा, और जैसे ही करंट फ्लो हुआ इस सर्किट के थ्रू, इस निडल में वाइब्रेशन दिखने लगा। जस्ट लाइक यहाँ पर जब हम लोग मैग्नेट को लाते हैं इस आल्पिन के पास तो स्लोली स्लोली वहां वाइब्रेशन स्टार्ट होता है और फिर उसको अट्रैक्ट कर लेता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ और पावर ऑफ दिस मैग्नेट। उसी तरीके से यहाँ पर भी जब करंट फ्लो हुआ तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि सेम उसी तरह का फेनोमेनन यहाँ पर भी ऑब्जर्व किया। इसलिए इन्होंने बोला कि जब भी चार्ज मोशन में होता है तो ऑफ कोर्स वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ साथ एक और नया फोर्स आ जाता है, एक और नया पावर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स। सो ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फोर्स जब उसके पास आ गया तो उसके चलते जो फील्ड क्रिएट होगा उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। और अगर हम लोग इसको फॉर्मूला के रूप में डालना चाहे, या फॉर्मूला के रूप में, या फिर आप ये बोलो कि जैसे ही ओरेस्टेड ने ये बताया कि यहाँ पर जब चार्ज मोशन में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तब दो साइंटिस्ट थे जो फ्रेंच फिजिसिस्ट, उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, उसका पावर क्या होगा, वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये इन्होंने दिया अपने लॉ के थ्रू, जिसे बार्ट-सेवर्स लॉ बोलते हैं। तो अगर कूलम्स लॉ की बात करें जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और उसका ये फॉर्मूला होता है F = Q
by 4 pi epsilon naught r square, and of course if we want to write in the vector form तो यहाँ पर r unit vector लगा देते हैं. तो with the help of this we can find out the electric force. Similarly अगर इन दोनों को हम लोग कंपेयर करें तो देख सकते हैं सब चीज वही है. यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है जो ये यहाँ पर म्यू नॉट दिख रहा है. और ये तीनों फॉर्मूला को अगर हम लोग रिलेट करें, जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स इज बिकॉज ऑफ द मास ऑफ द टू बॉडी, सो तीनों के केस में हम लोग देख रहे हैं कि तीनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस है. और यहाँ पर ये बिकॉज ऑफ द मास होता है तो मास है, ये बिकॉज ऑफ द चार्ज होता है यहाँ पर चार्ज है, और मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द करंट होता है तो यहाँ पर सेम यहाँ पर लिख दिया गया है आइडियल. अब देखते हैं इसे बार्ट-सेवर्स ने कैसे कैलकुलेट किया था, कैसे फाइंड आउट किया था इस मैग्नेटिक फील्ड को. इसके लिए उन्होंने एक कंसीडर किया वायर जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है, जो हमें इस डायग्राम में दिख रहा है, और ये सपोज किया कि हम उन्हें P पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड जो कि प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्जेस इन दिस वायर. तो क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, इन्होंने ये फाइंड आउट करने का कोशिश किया. और ये फाइंड आउट करके इन्होंने, और यहाँ पर एक स्मॉल हम लोग एलिमेंट कंसीडर करते हैं, हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं जिसका लेंथ हम लोग dl लेते हैं अगर l इज द लेंथ ऑफ दिस वायर. और तब इन्होंने बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा P पॉइंट पे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस. ऑफ कोर्स अगर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देखे तो चूंकि ये करंट फ्लो होने के चलते ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके अमाउंट पे डिपेंड करेगा, जितना करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो बाय कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर इन्होंने लिखा कि ये जो B है ये बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट ये dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. यहाँ पर जो dl है दैट इज dl इज दिस स्मॉल एलिमेंट. साइन थीटा मीन्स ऑफ कोर्स अगर ये 0 डिग्री होगा तो 0 करंट, यहाँ पर इसका वैल्यू 0 हम लोग को आएगा. और अगर यहाँ पर मैक्सिमम रहेगा 90 डिग्री एंगल पे रहेगा तो हमको मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा. और ये वेक्टर फॉर्म है इट्स बार्ट-सेवर्स लॉ का. अगर हम लोग इसकी ये हम लोग बात करें कि यहाँ पर K क्या है, तो K इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम एंड द सिस्टम ऑफ द यूनिट्स. और इसका वैल्यू क्या होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई एंड वेयर म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. लाइक हम लोग कुलम्स लॉ में एप्सिलॉन नॉट देखे थे, दैट इज परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. और यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन डिस्कस करेंगे. उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर ये dB हम लोग को कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ये स्मॉल एलिमेंट का, तो अगर पूरे वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके चलते क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो जब हमें वो फाइंड आउट करना होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे. ओके, सो नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि अगर ये फोर्स है मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एक्सर्ट करता है मैग्नेटिक फोर्स, तो वी नो दैट कि फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी. और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑफ कोर्स इट इज इम्पोर्टेंट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स ऑल्सो. अब हमें क्या उस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इम्पोर्टेंट है. तो इसको समझने के लिए आप अपने राइट हैंड के हैंड को आगे करके जैसा इस डायग्राम में दिख रहा है इस तरीके से अपने हैंड को रखिए. और फिर जो थंब का जो डायरेक्शन है यू कैन से दैट कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. और ये जो फिंगर्स जो मूव कर रहा है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जैसा इस फिगर में भी आपको दिख रहा है. जो करंट फ्लो हो रहा है वो मे बी लीनियर फ्लो हो सकता है या मे बी सर्कुलर फॉर्म में वो करंट फ्लो हो सकता है. तो इसमें कुछ नहीं है, बस ये जो आई का डायरेक्शन है, अभी इस केस में हम लीनियर करंट के लिए, अगर हमको सर्कुलर के लिए लेना है तो हम लोग सर्कुलर में सपोज कर लेंगे जो ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देख रहे हैं कि तब हम लोग ये इमेजिन कर लेंगे कि ये करंट का डायरेक्शन है एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. सो अगर हम लोग जान रहे हैं करंट का डायरेक्शन, सो ऑन दैट बेसिस विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड
we can find out the direction of the magnetic force. Okay, so now let us see what are the similarity between the Biot-Savart's law and Coulomb's law. Of course, both are inversely proportional to the square of the distance, both obey superposition principle, and the magnetic fields linear in source just as the electric field. And what are the dissimilarity, differences क्या है दोनों के बीच में? So first differences between both of them is electric field is produced by a scalar source, whereas magnetic field is produced by a vector source. Okay, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है स्केलर सोर्स के चलते, दैट इज चार्ज, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू वेक्टर फोर्स, दैट मीन्स IDL. इलेक्ट्रिक फील्ड इज acting along the displacement vector, whereas magnetic field acts perpendicular to L cross R. Electric field is not dependent of theta, whereas magnetic field depends on the theta. So thank you so much for watching this video. I hope कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, और अपने छोटे से मैग्नेटिक गेम के थ्रू हम इस मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स क्या है इसको डिफाइन करने में सक्षम हो. और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ को डिस्कस करेंगे. सो हैव अ नाइस डे.